नवदृष्टि इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा समअप करें, बैकग्राउंड देखें इसका, तो हम लोगों ने अध्ययन में ये देखा था कि भारत में जो प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी वो वैदिक काल से मानी जाती थी और आर्यों को भारतीय सभ्यता का संस्थापक माना जाता था। लेकिन 1921 में हड़प्पा की उत्खनन के बाद एक नवीन सभ्यता के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर प्रकाश पड़ा और इस तरह से हमारा इतिहास काफ़ी पीछे चला जाता है और एक ऐसी सभ्यता का ज्ञान हुआ, जानकारी मिली हमारे विद्वानों को, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और विश्व की जो दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, उसकी समकालीन ये सभ्यता थी। इस सभ्यता को हम लोग पीछे देखें कि एक नगरीय सभ्यता थी और इसका जो कालक्रम देखा हमने वो लगभग 3250 BC से लेकर के 1300 BC के बीच में इस सभ्यता को हम पाते हैं, अस्तित्व में पाते हैं। हालांकि जो प्रौढ़ फेज था, मतलब जो हड़प्पा का नगरीय काल था, वो 2600 से लेकर के 1900 तक के बीच में, BC के बीच में माना जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो इन तमाम पहलुओं का हमने अध्ययन कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि जो सभ्यता का विस्तार है वो अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का लगभग संपूर्ण इलाका आ जाएगा। उसके बाद वेस्टर्न, अगर हम इंडिया में देखें तो पश्चिमी भारत का एक बड़ा इलाका, और जिसमें कि जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के, जम्मू से जस्ट ऊपर मांडा है चेनाब नदी के किनारे, वहाँ से लेकर दायमाबाद जो महाराष्ट्र का जगह है, ये दक्षिणतम है पॉइंट और ये सर्वाधिक उत्तर का बिंदु है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में स्थित आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, यहाँ से लेकर के एकदम पाकिस्तान के पीछे, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान का जो इलाका है, उत्तर दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान का मकराना कोस्ट पर सुतगा गंडोर, यहाँ तक इसका विस्तार था, जो ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं कि ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर का एक्सटेंड था इसका। हम लोगों ने ये भी चर्चा की है, एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नगरीय सभ्यता वह सभ्यता होती है कि जहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण होता है वो छोटे ही जगह पर ज़्यादा होता है और साथ में वहाँ निवास करने वाले लोग कृषियेतर कार्यों में लगे होते हैं। तो जब हम पूरे हड़प्पा सभ्यता का अवलोकन करते हैं, हम दृष्टिपात करते हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों को जो उत्खनन में मिले हैं, तो हमें ये पता लगता है कि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता या अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कहते हैं जहाँ जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नगरों में निवास करता है। लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि यहाँ पर ग्राम जो हैं वो कहीं पिछड़े हुए थे या इंफीरियर क्वालिटी के थे या बहुत कम थे, ऐसा भी नहीं था। एक समृद्ध ग्राम, जो ग्राम संस्कृति थी, उस पर नगरीय संस्कृति आगे समृद्ध हुई थी, आगे बढ़ी थी। ये हमने इस सभ्यता की विशेषताओं में पाया था। और किसी भी नगरीय सभ्यता को सपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि उनके पीछे एक जो कृषि वाली अर्थव्यवस्था होती है वो बैकिंग का काम करती है, जो यहाँ पर पूरे तमाम स्थलों का अवलोकन करेंगे तो जितने नगर हम पाएंगे उन नगरों के पीछे का जो पृष्ठ प्रदेश होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश हुआ करता था। दूसरी विशेषता हम लोगों ने इसकी देखा था कि जो अधिकांश बड़े नगर हैं, और जैसा कि प्राचीन भारत में या प्राचीन विश्व के हर बड़े नगर के संदर्भ में आप सही पाएंगे कि सभी बड़े नगर नदियों की घाटियों में ही विकसित हुए थे। कल हमने पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि नदी की घाटियों में ही क्यों नगरीय सभ्यता का विकास होता है, उदय होता है। तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था। आगे अगर हम लोग देखें तो इसके पश्चात जब हम आते हैं तो अगला जो महत्वपूर्ण पहलू होता है कि इस महान सभ्यता के संस्थापक कौन थे। तो इनके संदर्भ में जो हमारा ज्ञान है, क्योंकि आप अगर देखें तो जो वहाँ का रिटेन मटेरियल है, जो स्क्रिप्ट तो थी हड़प्पा में, यानी लेखन कला का विकास हो गया था, एक बड़ी उपलब्धि थी उनकी, बॉस्ट्रोफोडन स्क्रिप्ट थी उनकी। आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे डिटेल। तो स्क्रिप्ट इनके पास था, लेकिन जो स्क्रिप्ट है इनकी, उस स्क्रिप्ट को अभी हम डेसिफर नहीं कर पाए या उसका हम लिप्यांतरण नहीं कर पाए, उस लिपि को हम किसी जो ज्ञात लिपि है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए, बदल नहीं पाए।
और ऐसा इस नाते हुआ क्योंकि हमें कहीं द्विभाषीय लिपि उपलब्ध नहीं हो पाई। और दूसरी जो एक बड़ी वो रही, कह सकते हैं विडंबना रही, कि बड़ी संख्या में लेटर जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाए, ये उसकी लिमिटेशन रही। कुछ ही लेटर्स छोटे छोटे सीलों वगैरह पर लिखे हुए या बर्तनों पर मिलेंगे, और इस नाते कोई बड़ा टेक्स्ट नहीं मिलने का, जैसे अभी बुक मिलती हैं उस टाइप के, या कोई ताम्रपत्र या कोई ऐसी चीज़ जिस पर एक लंबा टेक्स्ट लिखा हो, तो उस पर कंप्यूटर सिमुलेशन और तमाम तरीक़ों से उसको डिसिफर करना ईजी हो जाता है, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। तो हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट नहीं है कि उस सभ्यता के लोगों में कौन लोग थे, उनके आचार विचार सोच, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पुरातात्विक स्रोतों के साक्ष्यों के आधार पर ही हम तय करते हैं। यानी जो पुरातत्वविद है उसका कुदाल और उसकी जो मतलब इंटरप्रिटेशन की तरीके होते हैं, उन्हीं से हमने इतिहास की पुनर्संरचना की है। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग किया हमने हिस्ट्री का, इसमें पुरातात्विक स्रोतों का ही हमने सहायता लिया है। तो इस नाते कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और लेटेस्ट होप कि आगे ये डिसिफर हो जाएगी तो इस इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सभ्यता के निर्माता कौन है, इसका ज्ञान कैसे हो पाए फिर। तो एक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, हड़प्पा के तमाम स्थलों से जो नरकंकाल मिले हैं समाधान के अंतर्गत, उन समाधानों जब उनके नरकंकालों का परीक्षण किया गया तो उस परीक्षण से हमें उनके जो इथनिसिटी का ज्ञान हुआ कि किस इथनिक ग्रुप से थे। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए भूमध्य सागरी हैं, प्रोटोस्टलाइड हैं यहाँ पर, और आपके मंगोलाइड हैं। तो ये जो तमाम कम्युनिटीज़ के लोग हैं ये यहाँ पर मिक्स रूप में पाए गए हैं। ये मतलब अगर देखें तो इनके यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई एक ही इसमें जो है सामाजिक वर्ग इसमें इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं। और बहुत कुछ ये भी सोचना भी कि इथनिक सिटी में इतने लगभग 14-15 लाख वर्ग किलोमीटर का जो भी इलाका आ जाता है, इतने बड़े इलाके में अगर हम लोग देखें कि बहुत संभव है कि दूसरे इलाकों से यहाँ पर जो जनसंख्या का आवागमन हुआ होगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरण हुआ होगा। इस नाते एक मिक्स यहाँ पर इथनिसिटी दिखाई देती है। लेकिन इनमें अगर हम लोग देखें तो 4 मुख्य प्रजातियाँ मिलती हैं। तो यहाँ की जो लोगों की प्रजातियाँ थी, यानी इनके जो संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में हम उन्हें देखेंगे जो निर्जातीय समूह यहाँ थे। तो सबसे बड़ा वर्ग जो था वो था भूमध्य सागरीय लोगों का। भूमध्य सागरीय लोग ये सर्वाधिक संख्या में, मतलब इनके कंकाल तंत्र मिले हैं भूमध्य सागरीय लोगों के। दूसरा जो इथनिक ग्रुप था ये थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या आद्य ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलियाई जिसको कहते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और तीसरे थे मंगोलाइड। तीसरे मंगोलाइड और चौथे थोड़ी संख्या में अल्पाइन भी प्राप्त हुए हैं। अल्पाइन। तो ये निर्जातीय समूह थे जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो रही भूमध्य सागरीय लोगों की रही। ठीक है, तो ये संस्थापक मतलब इथनिक ग्रुप थे जिनकी प्रेजेंस और या जिनका कंपोजिशन था यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग इन्हीं निर्जातीय जो मानव समुदाय हैं उनसे बने थे। मतलब यही लोग इस सभ्यता के संस्थापक थे। अब जो अलग अलग इतिहासकार हैं हमारे प्राचीन भारत के, उन्होंने अलग अलग मत व्यक्त किया कि इनके संस्थापक कौन थे। तो एक इतिहासकार हैं सर गॉर्डन चाइल्ड। सर गॉर्डन चाइल्ड इन्होंने माना कि सुमेरियन सभ्यता के लोग
सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता के हिस्से के रूप में ये थी। तो सुमेरियन लोगों ने इस सिविलाइजेशन को स्थापित किया। आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका दृष्टिकोण था कि भारत को ये सिद्ध करना है, भारत में ये बात सिद्ध करना कि अंग्रेज नहीं बाहर आए, इसके बाहर से आए, इसके पहले बहुत सारे लोग आए और भारत भूमि में जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही थी उसको कैसे डाउन किया जाए। इस नाते बताया कि तुम्हारे यहाँ जो महान सभ्यता स्थापित हुई थी इस पर तुम्हें गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको तो सुमेरियन लोगों ने, बाहरी लोगों ने बनाया। यानी इंडिया में जो कुछ है वो बाहर से लोग आए और वो कर गए, तुम्हारी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है, तुम तो शासित होने वाले लोग हो। ये औपनिवेशिक विचारधारा के मानने वाले गार्डन चाइल्ड लोगों ने इस बात को रखा। दूसरे भारतीय इतिहासकार जो हैं वो राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, इनका मत था कि द्रविड़ समुदाय के लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को बसाने का काम किया। द्रविड़, साउथ इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी द्रविड़ की है, तो द्रविड़ लोगों ने इसको बसाने का काम किया था। वो इथनिक ग्रुप जो है वो मतलब उसने ही इस सभ्यता का विकास भारत में किया गया था। द्रविड़ों को कई विद्वान मानते हैं कि भारत के मूल निवासी थे। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण मत है सर मार्टिमर व्हीलर का। सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो वैदिक साहित्य के अंतः साक्ष्य हैं उनके परीक्षण के आधार पर ये बात रखी कि दास और दस्यु लोगों ने, दास एवं दस्यु, इन दो समुदायों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और तमाम वैदिक साहित्य में इनके बारे में मिलता है उल्लेख कि इन्हीं से आर्यों का युद्ध हुआ था और आर्यों ने इन्हीं को पराजित करके भारत में नवीन सभ्यता, आर्य सभ्यता की स्थापना की थी। तो इस आधार पर मार्टिमर व्हीलर ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो दास दस्यु जिनका वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में, वही लोग हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था, स्थापित किया था। क्योंकि आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है यही वो रीजन है जहाँ हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी और इसी पर 1500 BC में हम पाएंगे कि वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। खास करके ऋग्वेदिक काल का इतिहास आर्यों का यहीं से शुरू होता है। तो चूंकि एक ही स्थान पर ओवरलैपिंग है और कथानक में, ऋग्वैदिक कथानक में इस बात का उल्लेख आता है कि आर्यों ने दासों और दस्युओं से संघर्ष किया। उनके किलों की बात आती है जो ये कहते हैं कि हड़प्पा के जो महानगर थे बड़े बड़े उनके बाउंड्री जो घिरी हुई थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने सुरक्षा के लिए प्राचीन नगरों को बनाया, नगरों के चारों ओर बनाया था, दुर्गीकृत कर रखा था। तो उन्हीं किलों की पुरों की, पुर मतलब किला, पुरम भेदता जैसे इंद्र को कहा गया है। तो इन सब चीज़ों से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये दास और दस्यु, जिनको आर्य दास एवं दस्यु कहते थे, वही लोग हैं जिन्होंने कि सभ्यता को स्थापित किया गया था। यानी हड़प्पा के लोग कौन थे? दास और दस्यु थे, जिन्हें किसने पराजित किया? आर्यों ने। ठीक है। एक राष्ट्रवादी इतिहासकारों का वो था, जोड़ी था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर रामचंद्र। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र, इन दो इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि ये कोई और लोग नहीं थे बल्कि ये आर्य सभ्यता ही है। आर्यों ने ही सभ्यता का विकास किया और आर्य ही भारत के जो मतलब इतिहास की जो हमारी परंपरा है उसको शुरू करने का काम किया था। इन्होंने बताया कि आर्य ही यहाँ के मूल निवासी थे, वही हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक थे। अब आजकल अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए मैपिंग, जिसको जीन मैपिंग के आधार पर पूरे दुनिया में इस तरीके से काम चल रहा है, हिस्टोग्राफी का नया काम चल रहा है। और उम्मीद है कि अगले 15-20 सालों में जब हमारे पास ज़्यादा जेनेटिक डाटा इसका तैयार हो जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छे निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो अभी ये तमाम मत प्रस्तुत किए गए हैं कि कौन थे हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक। तो ये चीज़ ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। कई बार पीटी में मैच कराने के लिए आ जाता है कि किस विद्वान के अनुसार क्या था। इसमें भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जो निर्जातीय समूह के लोग थे, इथनिक ग्रुप के लोग थे, जिनकी संख्या सर्वाधिक थी। तो ये भूमध्य सागरीय लोग हैं। इन्हीं मतलब इसी जो कहते हैं इथनिक ग्रुप के लोगों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई गई है। किस रूप में? कंकाल तंत्र के रूप में। तो ये निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है। हालांकि भी बहुत कुछ आगे हमें इसमें नए सिरे से खोजना है और करना भी है। अब आते हैं इसके पश्चात, यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर एक प्रश्न आता है ये पीटी में। तो यहाँ हम एक भी क्वेश्चन गलत करने का खतरा नहीं ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका एरिया डिफाइंड होता है। अब आप देखिए, एक छोटा सा, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ हम अगर थोड़ा सा अलर्ट होकर के तैयारी करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा इस टॉपिक से। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और ना केवल पीटी बल्कि मेंस में कल्चर वाले में भी यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। इस नाते ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए या हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसका एरिया जो होता है वो हमारे नोन क्षेत्र या हमारे पहुंच के दायरे से, एक्सेसिबल जो हमारा रीजन एरिया होता है उससे बाहर होते हैं। तो वो तो इन जनरल गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके लिए हमें बियॉन्ड लिमिट जा कर के बहुत पढ़ना भी होता है। तो हम वो सब उसमें ना उलझें। जो हमारे पास थोड़ा सा अच्छा टाइम मिला है अभी पीटी की तैयारी के लिए, तो उसमें ध्यान दें कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना होने पाए। अगर ये गलत हो रहा है तो आप बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं और आप अपना बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें से इन जनरल एक क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी यूपीएससी में भी आते रहते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है और किस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के किस पदाधिकारी ने उसका उत्खनन कराया। ठीक है, तो इनके बारे में एक हम ब्रीफ लिस्ट ले लेते हैं, बाकी थोड़ा डिटेल लिस्ट हम लोग डाल देंगे आगे चल करके, तो आप उसको उसमें नोट्स में आप पाएंगे। तो अगर हम लोग देखें इसमें एक किनारे से हम लोग महत्वपूर्ण शहरों का एक लिस्ट ले लें तो सबसे पहला शहर हम लोग लेते हैं हड़प्पा। आप जानते हैं सबसे पहले इसी शहर खुद इस टीले के, हड़प्पा के टीले का उत्खनन हुआ था, जिससे इस महान सभ्यता के बारे में हमें ज्ञात हो पाया था। तो ये 92 में इसका उत्खनन हुआ, 1921 में, 1921 में इसका उत्खनन हुआ और इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी या DR साहनी, दयाराम साहनी या DR साहनी। और ये सिटी जो है ये रावी नदी, आप जानते हैं पंजाब की एक महत्वपूर्ण नदी है रावी, उसी नदी के बाएं तक पर ये स्थल स्थित है। पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, आप ध्यान देंगे पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। दूसरा जो है आपका महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंध इलाके में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मरे हुओं का टीला। ये इसका उत्खनन हुआ अगले ही वर्ष 1922 में हुआ और इसका उत्खनन किया गया था RD बनर्जी द्वारा। RG बनर्जी साहब ने इसका उत्खनन करा था और ये आप जैसा कि जानते हैं सिंध नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, जिसको इंडस कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंडस कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी किनारे से जिसे इंडस कहते हैं इंग्लिश में।
तीसरा जो महत्वपूर्ण शहर है वो है सुतका गिंडोर। सुतका गिंडोर, सुतका गिंडोर जो है इसका उत्खनन हुआ 1927 में। 1927 में R.L. स्टाइन साहब ने इसका R.L. स्टाइन ने एक्सकेवेशन किया था और ये है दास्क नदी के किनारे। दास्क ये मकराना कोस्ट पर स्थित है। मकराना कोस्ट पीछे आप यहाँ देख सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन हैं इसमें। तो दास्क नदी के किनारे सुतका गिंडोर है, मकराना तट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अगला शहर है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो या चाहुंदड़ो, ये 1931 में इसका एक्सकेवेशन हुआ, 1931 में। और एन.जी. मजूमदार साहब थे उस समय, एन.जी. मजूमदार। चाहुंदड़ो भी जो है वो इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु या इंडस के ही किनारे है, उसी के रिवर बैंक पर है। आप देखेंगे कि अपोजिट में है, राइट बैंक पर है मोहनजोदड़ो और लेफ्ट बैंक पर चाहुंदड़ो है। अगला जो महत्वपूर्ण जगह है वो है आमरी। आमरी, इसका एक्सकेवेशन हुआ 1929 में। आमरी का 1929 में एन.जी. मजूमदार साहब ने भी इसका भी किया था। एन.जी. मजूमदार ने। और ये आमरी भी इंडस के साथ में है, ये राइट बैंक पर है इंडस के। अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। आप देखते जाएं, सारी जगह मेंशन है। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है भारत के। और कालीबंगा का जो एक्सकेवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था 1955 में, और ये किया था अमलानंद घोष साहब ने। अमलानंद घोष। ये जो घग्घर हकरा या जो पौराणिक सरस्वती नदी है उसके बैंक पर, राइट बैंक पर सिचुएटेड है। घग्घर हकरा, या इसी को हम क्या कहते हैं? सरस्वती के नाम से पहले जानते थे। आप जानते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त हो गई, मतलब इसका प्रूफ हो चुका है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये थार के डेजर्ट में आकर के विलुप्त हो गई। पहले इसके लगता है ऐसा है कि कैचमेंट एरिया में बारिश ज़्यादा होती थी, लेकिन जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, चेंज पैदा हुआ, तो बारिश की मात्रा कम हुई, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, जिससे सरस्वती नदी के जो जल ग्रहण क्षेत्र में या तो बारिश कम हुआ, दूसरा या तो वहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी के नाते जो धाराएँ आती रही होंगी, ट्रिब्यूटरीज रही होंगी, वो साइड में हो गई होंगी। इस वजह से ये नदी आगे सूख जाती है। वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा जल दिखाई देता है, मतलब उस समय ये नदी काफ़ी विशिष्ट महत्व रखती थी। अगला है महत्वपूर्ण स्थल लोथल। लोथल, लोथल का एक्सकेवेशन हुआ 1955 से लेकर 60 के बीच में। 1955 से 60 के बीच में एस.आर. राव साहब ने इसका उत्खनन करवाया था। एस.आर. राव साहब। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा, आप ध्यान दें, खंभात की खाड़ी से जस्ट ऊपर है, कुछ यही
10 किलोमीटर के अंदर ही, 5-6 किलोमीटर ही होगा लगभग, मतलब समुद्र से कुछ दूरी पर अभी अवस्थित है। और जो उत्खनन हुए यहाँ से एक डॉक यार्ड मिला हुआ है। डॉक यार्ड मतलब गोदीवाड़ा, जहाँ पर जहाज़ें जा कर के लुकती हैं, लोडिंग अनलोडिंग होता है माल का। तो ये पहले स्थल समुद्र पर ही था, यानी कैम्बे बेसिन खंबात की खाड़ी पर ही था। लेकिन भूगर्भिक हलचल के नाते समुद्र यहाँ थोड़ा पीछे खिसक गया, कह लीजिए लैंड एरिया यहाँ ऊपर आया, तो ये पीछे हो गया, स्थल खंड में है। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ये है, एक छोटी नदी है यहाँ पर, भोगवा नदी, उसी के किनारे स्थित था ये। अगला शहर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का एक्सकवेशन हुआ 1958 में, और ये एक्सकवेशन करवाया वाईडी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा ने। वाईडी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। ये आलमगीरपुर आप ध्यान दें, हापुड़ है, दिल्ली के पास ही हापुड़ है। ये हिंडन नदी के बैंक पर, दिल्ली गाजियाबाद के बीच में आप देखते होंगे एक नदी, हिंडन नदी, जो यहाँ से आसपास रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा। हिंडन नदी है, छोटी सी नदी है, और अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है। आप जानते हैं डेड रिवर में ये भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन है इस रिवर में। तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है हिंडन। अगला महत्वपूर्ण जो शहर है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एक्सकवेशन हुआ 1963 में, 1963, और प्रोफेसर सूरज भान ने इसका उत्खनन कराया था। हरियाणा क्षेत्र में, वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण स्थल ये रहा, और ये भी जो है वो घग्गर की ही ब्रांच पर स्थित है। घग्गर हकरा, यानी आप घग्गर हकरा जहाँ नाम आता है आप समझ सकते हैं ये सरस्वती नदी का इलाका था। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा आप ध्यान दें, भुज जिले में स्थित है, जो कच्छ का रण का इलाका है, इसी में ये आता है। और ऐसा लगता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पहले यहाँ जो समुद्र है वो शायद इसके करीब ही था, इस नाते इसका एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उत्कर्ष हुआ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डेवलप सिटी था। हड़प्पा के तमाम शहरों में ये अपना विशिष्ट महत्व रखता है, जो आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो धौलावीरा जो यहाँ के अभी तक उत्खनन हुए, उससे ये निष्कर्ष निकला है कि समुद्र के लगभग निकट ही था, और यहाँ से व्यापार होता था जहाज़ों से। बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटी से यहाँ लैंड थोड़ा सा अप हो गया, ऊपर उठा, और इस नाते अब आप देखते होंगे ये रन टाइप का इलाका हो गया, जहाँ ज्वार का पानी आता है, ठीक है, लेकिन जब भाटा आता तो पानी वापस लौट जाता है। तो ये सलाइन वाला इलाका, भुज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, तो ये धौलावीरा का जो उत्खनन हुआ ये 1991 में हुआ, 1991 में हुआ, और ये करा था उत्खनन आर.एस. बिष्ट महोदय ने, आर.एस. बिष्ट ने किया था। ये दो नदियों के बीच में स्थिर है, दो छोटी नदियां हैं यहाँ पर, मनहर और मानसर। तो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं यहाँ पर, मैं साइड लिख रहा हूँ, मनहर और मानसर। इन दो नदियों के साथ ये है, मनहर और मानसर नदियां हैं, इन पर स्थित है धौलावीरा। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हुए हड़प्पा के। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है, स्टेट पीसीएस में भी बनता रहता है, यूपीएससी में भी बनता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसके पश्चात हम लोग आते हैं कि जो इनकी नगर योजना है उसके बारे में बात करते हैं। नगर योजना की बात करें इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ
चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन से वो तमाम परिवर्तन होते हैं जो नगरीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, और कौन सी वो वांछित या कहते हैं जो कहते हैं जिसको आपका कि वांछित परिस्थितियां होती हैं जिनके नाते किसी नगरीय सभ्यता का या नगरीय केंद्र का उदय होता है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके कि नगर वो आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण एक छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि नगर जो हैं वो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अधिशेष पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। यानी किसी भी नगर के फलने फूलने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं राखीगढ़ी, एक अच्छा बड़ा सिटी था ये। हम एग्जाम्पल लें हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ लगभग 200 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। तो ठीक ठाक नगर था ये, 35,000 से ज़्यादा की जनसंख्या थी। अब 35,000 लोग कृषियेतर कार्यों में लगे हैं, तो इनके भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निश्चित रूप से जो उसके आसपास के ग्रामीण अंचल हैं उस पर थी। तो निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो शहर का सर्वाइवल तभी हो सकता था जब इसके पृष्ठ प्रदेश में यानी आसपास के नेबरहुड एरियाज में, बैकयार्ड में इस शहर के समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था विद्यमान होती। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि नगरीय सभ्यता के उत्कर्ष के लिए एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि तकनीकी रूप से उन्नत हो, ताकि वहाँ पर जो उद्योग धंधों का विकास ज़्यादा हो। आप देखते होंगे नगर उद्योग धंधों के भी केंद्र होते हैं, क्योंकि नगरों में एक तो बाजार मिल जाती है उन्हें जनसंख्या केंद्रित होने के नाते। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि नगरों को या तो हम लोग देते हैं प्रशासनिक, व्यापारिक या कह सकते हैं कोई धार्मिक केंद्र, ताकि जनसंख्या का जो उधर की ओर प्रवाह हो, आवागमन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लोगों की कोई न कोई आवश्यकताएं ऐसी यहाँ से जुड़ी होती हैं जो महत्वपूर्ण रूप से पूर्त होती हैं, और इस नाते अधिशेष का बड़ा हिस्सा किसके हाथ में आता है? जो नगरीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास आता है। जैसे अगर कोई प्रशासनिक केंद्र होगा तो कर राजस्व वगैरह के आने से वहाँ की इनकम बढ़ेगी और प्रशासन से जुड़े लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, रिलेटिवली उनकी इनकम भी बेहतर होगी और देश के बड़े हिस्से, क्षेत्र के बड़े हिस्से का धन वहाँ पर आएगा कर या राजस्व के रूप में। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, अगर व्यापारिक केंद्र है तो आप जानते हैं एक्सचेंज का एक बढ़िया, यहाँ से कुछ सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, कुछ फिनिश गुड प्रोवाइड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनसे जो पृष्ठ प्रदेश के लोग हैं उनके बीच में व्यापार वाणिज्य का काम चलता है। आप देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में आपने अपने ही आसपास देखा होगा कि कहीं पर पहले रोड नहीं था, किसी गांव के साथ रोड निकला। तो जिन गांवों के साथ रोड निकलता है यानी एक रोड की ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाती है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा बेहतर हो जाता है। ऐसे गांव का डेवलपमेंट और बेहतर हो जाता है जहां 4-6 गांव पीछे पृष्ठ प्रदेश में स्थित होते हैं और उस गांव के पास उनका चौराहा बन जाता है, यानी वहां से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे कुछ दुकानें वगैरह वहाँ स्थापित हो जाती हैं और धीरे धीरे वो एक कस्बे का रूप लेने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन में नहीं, कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। बहुत लंबी प्रक्रिया में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जो समृद्ध ग्रामीण संस्कृति शुरू हुई थी 3250 ईस्वी पूर्व में, इन 3250 BC में शुरू हुई थी, और जबकि मेच्योर जो टाउन या सिटी वाला जो कल्चर यहाँ दिखाई देता है, नगरीय सभ्यता का कल्चर दिखाई देता है, वो 2600 BC में शुरू होता है। यानी लगभग 650 ईयर्स लग गए हैं गाँवों को किसमें कन्वर्ट होने में, तमाम बड़े गाँव को। जो कैसे गाँव थे, खुशनसीब गाँव थे या उनकी लोकेशन बेहतर थी, वो उनमें से या उनको कोई सेंटर बना दिया जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, वो धीरे धीरे
सिटीज में कन्वर्ट हुई। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि इंडिजिनसली इसको यहीं की धरती पर, यहीं की मिट्टी पर यहाँ के सभ्यता का विकास हुआ। नगरीय सभ्यता से ये सभ्यता किस में आई? ग्रामीण सभ्यता में, सॉरी, ग्रामीण से नगरीय सभ्यता में। और इसके विकास में पहले कृषि क्रांति ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कृषि क्रांति के बिना नगरीय क्रांति संभव नहीं था। तो समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों पर ही हड़प्पा की नगरीय संस्कृति की स्थापना हुई थी। अब अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो महत्ता है, जो दुनिया में जिसके नाते विख्यात है, जो समकालीन दो और सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम विश्व की सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, उस सभ्यता से इस सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ गुण या प्रभावशाली विशेषता दिखाई देती है वो यहाँ की दिखाई देती है नगर योजना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नगर योजना और कैसे ये लोग नगरों को बहुत व्यवस्थित ढंग से बसाए और इनका कैसे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से था, और उसके बाद में जो एक एक शहर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या पुरातात्विक यहाँ से साक्ष्य हमको मिले, ये तमाम चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में यहीं तक। आप लोग भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी पहुँच भी बढ़े। धन्यवाद।